अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के पहले मरहले में नून लीग ने ज्यादा सीटें जीती हैं। पीपल्स पार्टी ये इल्जाम लगा रही है कि वहां पे धांधली हुई। अब तक की जो पोजीशन है, मीरपुर डिवीजन में 13 नशिस्तें थी, 13 में से 9 सीटों के ऊपर नून लीग कामयाब हुई और 4 सीटों के ऊपर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि वहां पे धांधली हुई है। दूसरी जानिब नून लीग ये कह रही है कि भाई आप लोग वहां पे इलेक्शन हार गए हैं, हुकूमत आपकी अपनी थी, आप कैसे धांधली का इल्जाम लगा सकते हैं। आज राजा परवेज अशरफ साहब ने भी मीडिया से बात की और क्या कहा वहां पे इलेक्शंस के हवाले से, ये एक छोटा सा उनका वीडियो क्लिप है, जरा सुनिएगा, फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी, आपने सुना राजा साहब कह रहे हैं ऐसा कभी होता है कि आधे हलके के अंदर जो है 20-25% टर्न आउट हो और कुछ जगहों के ऊपर 90% हो जाए। ऐसा कहां पे होता है? ऐसा कोई जजीरा बन सकता है? सारी जिंदगी हो गई इलेक्शन लड़ते हुए। वैसे ऐसे काफी जजीरे हमें 2024 के इंतखाबात में भी नजर आए। अब अवाम की मर्जी है, जिधर वो बड़ी तादाद में निकल आए उनको कोई रोक तो नहीं सकता। लेकिन पीपल्स पार्टी के तहफुजात आपके सामने हैं और अपने ही इत्तेहादियों के ऊपर वो इल्जाम लगा रहे हैं। आज शर्जील महमद साहब ने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसको मीडिया ने प्ले भी किया और उसमें बार बार उन्होंने यह कहा कि यह फॉर्म 47 की हुकूमत है, यह फॉर्म 47 के तहत इक्तदार में आए हुए हैं, इनको मसलत किया गया है। बिलावल साहब ने मुजफ्फराबाद में कहा कि रियासत फैसला कर ले कि नून लीग का मफाद आपको ज्यादा चाहिए या फिर आपको कौमी मफाद चाहिए, यानी क्या नून लीग का मफाद कौमी मफाद से बड़ा है। अब इसमें एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी यह कह रही है कि सेंटर में भी जो नून लीग की इस वक्त हुकूमत है उनके हवाले से भी वो तहफुजात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कह रहे हैं कि हम उनके साथ बैठे हुए। अच्छा, जहां पे ये दोनों जो मौजूद सियासी जमातें और उनके लीडरान हैं वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं इन सीटों के हवाले से, क्योंकि अगली हुकूमत किसने बनानी है ये बहस है। एट द सेम टाइम जो खबरें आजाद कश्मीर से आ रही हैं वहां पे एहतजाज भी चल रहा है, कुछ ऐसे हालात भी हैं। आज वहां के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है उन्होंने एक मीडिया टॉक भी की और बताया कि किस तरह वहां पे हालात डेवलप हो रहे हैं। बहुत सारा मवाद सोशल मीडिया पे भी शेयर किया जा रहा है, तो उसके हवाले से कोई ज्यादा हमें लगता नहीं है कि कोई ज्यादा बात की जा रही है। इस माहौल के अंदर जहां पे इस किस्म की सूरत हाल है वहां पे भी तवज्जो देने की जरूरत है। आज के इस प्रोग्राम में इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग के सेनेटर जनाब नासिर भट्ट साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कादिर खान मंदोखेल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मंदोखेल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सीनियर साफी और एंकर पर्सन जनाब एसार राना साहब भी हमारे साथ हैं। राना साहब, आपका भी शुक्रिया। भट्ट साहब, आपकी इजाजत से जरा मैं कादिर मंदोखेल साहब से शुरू करना चाहूंगा, इसलिए उनके तहफुजात हम सुनते हैं। नहीं, उनके तहफुजात भी आप लोगों पे काफी ज्यादा है। वो बेचारे परेशान है हार के। नहीं, वो हारे नहीं, वो कह रहे हैं हम जीते हुए। मैं जरा उनसे पूछ लूं फिर आपसे जवाब लेते हैं। जी कादिर भाई, बहुत शुक्रिया एक तो, और दूसरा ये कि आज राजा साहब ने भी बड़े वाज़े अल्फाज में कहा है कि आप लोगों के खिलाफ धांधली हुई है। लेकिन एक जो क्वेश्चन उठ रहा है कि वहां पे तो सर हुकूमत आपकी अपनी है, फैसल राठौर साहब आपके वजीर आजम है, तो नून लीग वहां पे जाके कैसे धांधली करवा सकती है? सर काज़मी साहब, कि क्या ये बातें आप दिल से कर रहे हो कि हमने सुना है वहां धांधली हुई है? क्या आपने दिन भर या पिछले हफ्ते से लेके सारे जो हरकत मुहरकत और ये सारे सूरत-ए-हाल है आपको नहीं नजर आया? आपको सूबे के एक चीफ मिनिस्टर जो स्टेज पे आकर खड़े होके और अब्बा हुजूर को कहती है कि आप खुशखबरी सुना दे, अब्बा हुजूर कहती है आप खुशखबरी सुना दे, फिर 10 बसें ऐलान हो जाती है और अगले सुबह पहुंच भी जाती है। ये 10 बसें की है, इनकी जो घर है रावण वाला उधर गोदाम में खड़ी थी जो अचानक ये बांट रहे थे रेवड़ी की तरह। ये तो किसी जिले के लिए आए होंगे, चाइना से आते हुए 6 महीने 3 महीने तो लगते होंगे। और दूसरी बात ये कि जो आजाद कश्मीर की जो हुकूमत है, हमेशा पाकिस्तान में निगरान सेटअप होता है, वहां निगरानी होता है, वही वज़ीर आज़म कंटिन्यू करता है जो पिछला वज़ीर आज़म होते हैं अगले के ओ तक। और फिर इलेक्शन कमीशन के रूल्स ये बताते हैं कि जैसे शेड्यूल अनाउंस होता है वहां सारी चीजें फ्रीज हो जाती है, यानी जो हुकूमत है उनकी हाथ कट जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, आजाद कश्मीर जेबी के अंदर हो। फिर दूसरी बात ये कि ये बातें तो हम पिछले कई दिनों से करते आ रहे हैं, यकीनन 5-7 चैनल पे रोजाना भट्ट साहब भी साथ होते हैं। हम ये कहते हैं कि बाबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कि आप जाके जीबी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर न बने। और फिर ये सारी सूरत जीबी का आपको पता है कि जहां उन्होंने एक पटवारी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया और बदनाम जमाना कातिल पुलिस को वहां ले आके और वहां पे बदमाशी करने की कोशिश की, वो तो सारे अरबे उनके नाकाम हो गए, लेकिन काफी हद तक कामयाब हो गए। हम तो 18 सीटों पे थे, 18 से हमें 9 पे खड़े कर दिए। इलेक्शन के रिजल्ट के
2-3 घंटे के अंदर हमारी 9 सीटें थी, नून लीग 2 सीटों पे थी। 8 दिन इस इलेक्शन को प्रोलॉन्ग करके नून लीग 6 पे चली गई, अब उसी 9 पे खड़े। फिर वो जो 4 आजाद थे जो पीपल्स पार्टी के साथ बात हो गई थी, यकीनन पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी। फिर मैं भट्ट साहब, ये आपने सुना, मैं कादर मंदो खेल साहब आपके पास वापस आऊंगा। जो वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपकी हुकूमत ने बिहेव किया, वफाकी हुकूमत ने, पंजाब की हुकूमत ने बसें भेज दी, आपके वुज़रा वहाँ पे गए हुए थे, आप लोग वहाँ पे गए, असरअंदाज होते रहे, और जो उनका मैंडेट था वो छीना गया। देखें कादर मंदो खेल साहब मेरे भाई, ये वो कहते हैं ना हकीकत से आंखें बंद करें भाई। 6 महीने से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में, वजीर उनके हैं, मशीर उनके हैं, सदर उनका है, सारा कुछ है। इलेक्शन कमीशन हमारा है, इलेक्शन कमीशन हमारा तो नहीं है ना। अब बसें जो आई वो आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने उनको रोक लिया। ये बसें इसलिए भेजी कि अगर इलेक्शन हम जीते तो पीएमएलएन की हुकूमत हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसी बसें हम यहाँ भी चलाएंगे, आपको ये दे रहे हैं। इसमें धांधली किधर से आ गई? हमने तो ऐसा काम नहीं किया ना, जीते ही नहीं तो पहले ही बसें नहीं, हमने वो बसें चली नहीं है। नहीं, पर वो गई तो है ना। नहीं गई है, लेकिन वो गई इसलिए है कि इलेक्शन थे 2 दिन बाद। अगर इलेक्शन हो जाते, देखिए ना अब इलेक्शन हुआ है ना, इनको 4 सीटें मिली है, हमें 9 सीटें मिली है, ये अवाम का फैसला है, इसको तो आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, आपके वहां थैले पकड़े गए लोगों ने, एक दिन पहले इलेक्शन से एक दिन पहले आपने वो फुटेज देखी, वो जो इलेक्शन कमीशन के लोग थैले लेके जा रहे थे वोटें इकट्ठी करके किसी को देने, वो पकड़े गए। हमने तो कहा था हम उसका भी आपसे ये धांधली नहीं करने देंगे, हुकूमत आपकी है, आप हमें कह रहे हैं। अब आप हार गए तो मानना चाहिए। देखिए हमने गिलगित बल्तिस्तान में जैसे तैसे आपने वहाँ, मैं कहता हूँ कि मैं आपको कह दिया ब्लैकमेलिंग की कुछ, हमने वहाँ आपको मुबारकबाद दी मेरे पीएम साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने। इनको चाहिए, अभी तो 13 सीटों का इलेक्शन हुआ, बाकी रहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि देख में से हमने 1-2 चावल के दाने चेक के बता दिए, पूरी देख के। बिलावल भुट्टो साहब की ये बातें जो है ना, ये वहाँ हालात मजीद खराब करती हैं। वो जो एक्शन, वो कमेटी है, जो एक्शन कमेटी है, जो गैर जमहूरी तरीके इख्तियार कर रही है, जो अच्छा उनका मुतालबा 12 सीटें खत्म करो, तो बिलावल साहब भी कहते हैं हाँ ये ठीक कह रहे हैं। आप मुझे बताइए ये चीजें बातें करने की है? आप क्या वोटें लेने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? आपको चाहिए कि जिस तरह ये इलेक्शन हुआ है 13 सीटों का, बाकी जो इलेक्शन होंगे वो देखिए। आप कोई आपको ये फुटेज तो नहीं आई ना कि एक बंदे ने वीडियो पकड़ी है जी, देखो वो डब्बे उठा के ले जा रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जो इल्जामात लगते थे वो तो नहीं है ना, वो आपके सामने, हुकूमत भी आपकी है। अब अगर आप हार गए हैं तो आप एक्सेप्ट कर लें। ऐसे जमहूरी तरीके यही होते हैं। और मेरा ख्याल है बिलावल साहब को ये मानना चाहिए कि भाई 13 सीटों में से 9 मुस्लिम लीग नून जीती है, 4 हम जीते हैं। अगले इलेक्शन में आप बातें करें, मेहनत करें, जलसे करें, लोगों को बताएं अपना आपका मंशूर क्या है। देखिए मुस्लिम लीग नून का अपना मंशूर है, पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है। हमने जब भी इलेक्शन में जाना है, हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, हम लड़े हैं। बाकी जिस तरह के हालात वो बता रहे हैं, वो अपने खिलाफ खुद बातें कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में ऐसा हो रहा है। भाई क्या हो रहा है आज़ाद कश्मीर में? जहां इलेक्शन हुआ 13 सीटों में बिल्कुल शफाफ हुआ है, आपके सामने है। और इलेक्शन कमीशन ने आके इस बात की तस्दीक भी की है, वो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। हाँ, उससे तो बिल्कुल साबित हो गया कि फिर तो नहीं, उसने ये बताया कि ये सामने चीजें कुछ जगह रोका इलेक्शन। जी बाद में जो उनके तहफुजात है, अब ये कह जी कि इलेक्शन ही ठीक नहीं है, खुदारा ये रीत खत्म कर दे। राणा साहब को भी शामिल। राणा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी तो बहुत ज्यादा तहफुजात का इजहार कर रही है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि दोनों सियासी जमातें वो आने वाली अगली जो हुकूमत है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं, लेकिन जो मौजूदा वहां पे हालात हैं उनके ऊपर ज्यादा बात नहीं हो रही? देखिए, वहां पे जो हालात हैं शायद हम बावजूद उस तरह बात ना कर सके, लेकिन वहाँ की सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई भी उन लोगों के साथ है। बिलावल भुट्टो ने भी जो आज गुफ्तगू की है कि हम पूंछ को मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे, और जो रियासत सोचना चाहिए कि एक जमात को नवाजते हुए वो इस सतह पे न चले जाए कि आजाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर बन जाए, जो हम नहीं बनने देंगे। ये बड़ी सीरियस बात है। इसको हमें खाली इस तरह नहीं कर लेना चाहिए कि बिलावल भुट्टो ने तो जज्बातियत में कह दिया। ये एक टू अक्कासी है उस वहां की सूरत हाल की, और इसे हमें संजीदगी से लेना चाहिए। ये इंतखाबात ये तो होते रहेंगे। जो मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी है, मेरा तो ये यकीन था कि 13 में से इन्हें 14 सीटें मिलनी चाहिए,
क्योंकि पंजाब के अवाम जितने खुशहाल हैं, छलांगे मारते फिर रहे हैं, लोगों के पास समझ नहीं आ रही कि दौलत कहाँ खर्चे। पेट्रोल पंपों पे लोग वो खड़े हुए कि यार सबकी टैंकियां राना साहब, आप कभी अच्छी बात भी कर लिया करें, आपके बड़े जज्बात है, हमें पता है। नहीं राना साहब आप कंप्लीट करें, व्हाट्सएप में फिर मैंने प्यार से बताया ये बात। मेरा अलमिया ये है कि ये आप पिछले 15-20 प्रोग्राम उठा के देख लें, एक दो में आप भी थे काजमी भाई के, मुझे ना बीच में बोलने नहीं दिया जाता, इंटरप्ट कर दिया जाता है, जबकि मैं सबकी बात पूरी सुनता हूँ। मैं तो तारीफ कर रहा हूं कि पंजाब के अंदर बारिश हुई, मैं हैरान हो गया, बाहर निकला सूखी हुई जमीन, पानी का एक कतरा कहीं नहीं खड़ा हुआ था। और मैं इस पे भी हैरान हुआ कि हमारी वजीर आला की इतनी ग्रिप है, या तो पानी आता है इसार राना साहब, बारिश होती है तो पानी आता है। मैं आता हूं जी सर, सुनिए ना, बारिश होती है जूम पे ना तो फिर वीडियो लिंक में फिर वो आवाज कट जाती है। ये ठीक कह रहे हैं कि जब बारिश तो पानी आता है सर, सुन लेना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब बारिश आती है तो पानी आता है, लेकिन जब पंजाब में पानी आता है तो सीएम हमारा कहीं और जाता है, कभी जापान जाता है, कभी कश्मीर में जाके बैठ जाता है, वो पंजाब में नहीं होता। आप दोनों दफा की हिस्ट्री उठा लिया, मेरी सुन लेना सर, मेरी आज सुन ले भाईजान, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी सुन ले, फिर उसके बाद आप जितना मर्जी बोल लीजिएगा। और जहां तक पीटीआई पीपल्स पार्टी की बात है ना, तो काजमी साहब मैं अगर इजाजत दें 2 शेर सुनाना चाहता हूँ आपको ना, ये अहमद सलमान के, अगर आप इजाजत दें, ये पीपल्स पार्टी के नाम है। वो कहते हैं कि वो जिन दरख्तों की छांव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, पाबंदी लगा दी, निशान छीन लिया, लड़ने नहीं दिया, वो जिन दरख्तों की छांव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, इन्हीं दरख्तों में अगले मौसम जो फूल ना उतरे तो लोग समझे। वो कहते हैं वो ख्वाब थे ही चमेलियों से तो हमने हाकिम की बैयत कर ली, वो ख्वाब थे ही चमेलियों से तो हमने हाकिम की बैयत कर ली, फिर इस चमेली के ओट से जब इस चमेली की ओट में से जो सांप निकले तो हम समझे। भाई बात यह है कि आज आपके बाह वेलने में आ गई है तो आपकी चीखें निकल रही हैं। जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगी, निशान छीना गया, इलेक्शन नहीं लड़ने दी गए, फिर 8 फरवरी को फिर भी मैंडेट उसे मिल गया, फिर आप चुप रहे, फिर आपने एतराफ किया कि जनरल बाजवा ने हमें बुलाया और बुला के कहा कि आप इमरान की हुकूमत गिराएंगे, तब आपकी इखलाकियात कुछ नहीं थी। आज आपकी 2 सीटें अगर आपकी मर्जी की नहीं मिल रही तो आपको याद आ गया कि कौमी मुफाद और मुल्क के साथ सलामती हो रही है और रियासत जो है वो कर रही है। तो ये लाडले तो, एक मेरा चांद एक मेरा तारा, अम्मी के लाडली अब्बू का प्यारा, आप 2 ही तो थे जिनके लिए ये सारा सिस्टम बनाया गया था। और अगर आज आपके साथ थोड़ा सा हाथ हो गया तो आपको इतना वो है, आपने क्यों नहीं बात की इस बात पे कि अगर आप वाकई जमहूरियत पसंद थे तो पीटीआई के साथ जो आजाद कश्मीर में हुआ आप उस पर बात करते ना, कहते ना कि लड़ने दें इनको भी इलेक्शन, आपको पता था नहीं आप जीत सकेंगे इनसे। आज आपको सारी जमहूरियत याद आ रही है, आज आपको सारी बातें याद आ रही है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप उन्हें घर में ना बसी ना, आपने अपने शोहर में कीड़े निकालते हैं, जो मर्जी करें खुला नहीं ले सकती। अगर लेने की तो इस्तेकाम पार्टी तैयार है, सच बन के उसकी बारी तैयार है। सो आपको इसी पुरानी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा, आप चीखने चिल्ला लें जो मर्जी कर लें, आपको इसी तनख्वाह पे काम करना है। ठीक है, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी और जिसकी वजह से मंदोखेल साहब से पहले हमारा राब्ता कट गया था, अब हमने कोशिश की है कि दोबारा उनको अपने साथ शामिल किया जाए। मंदोखेल साहब, एक तो बहुत बहुत माजरत आपसे कि बार बार टेक्निकल बीच में मसला हो रहा है, लेकिन आपसे वो हम जो पहले भी बात कर रहे थे कि ये जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपने इत्तेहादियों के ऊपर, ये क्या इस इल्ज़ाम के बाद अब हम देखेंगे कि सेंटर में भी आप इनसे दूर हो जाएंगे, या फिर वही मामला होगा जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ कि पहले इल्ज़ामात लगे और फिर दोबारा जाके साथ इकट्ठी हुकूमत बना ली? काजमी साहब, आप दिल पे हाथ रख के बता दें कि ये सवाल आप दिल से कर रहे हैं कि हम सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं, और ये जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस जेपी से लेके कश्मीर तक, ये सारे बयानात बिलो द बेल्ट मरियम बीबी के और ये इलेक्शन कमीशन की मुजरमाना गफलत और खामोशी सतू पी के, और दिन भर हमारे कारकुन को शहीद, 3 को जख्मी, बैलेट बॉक्स उठा के गाड़ियों में, ये इल्जामात है। ये तो आपके चैनल ने दिखाया, तमाम चैनल ने दिखाया, ये इसको इल्जामात कहते हैं। हम तो कहते हैं सारे सबूत आपने खुद दिखा दिए हमारे इल्जामात से पहले
कि आपने जीबी में ये ड्रामा किए, आपने एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, एक पटवारी को बिठाया, उस शख्स ने जाके वहां पे पाकिस्तान के अंदर से एनओसी मांगा, उसने अपने वालिद मोहतरम का रियासत समझ के जीबी को एनओसी मांगा पाकिस्तानियों से, और उसके बाद जाके उन्होंने बदनाम जमाना पुलिस सीसीडी को बुलाया। वो तो जीबी के लोग गैरतमंद थे, उन्होंने कहा छेरी खाओ, दफा हो जाओ यहां से, यहां तुम्हारी बदमाशी नहीं चलेगी। और फिर उसके बाद जाके जो इलेक्शन का 5 बजे टाइम खत्म हो गया, 2-3 घंटे के अंदर हमारी 9 सीटें थी, नून लीग के 2 थी, ये तो मीडिया दिखा रहे थे। उसके बाद उस रिजल्ट को प्रोलॉन्ग करके 7-8 दिन उसको खींचा, तो नून लीग जो ना 6 सीटों पे आ गई, हम उसी 9 पे खड़े थे। फिर 4 जब आजाद उम्मीदवार थे, उस 4 आजाद उम्मीदवार जो यकीनन पीपल्स पार्टी के साथ बात हो चुकी थी, वो शमूलियत कर रहे थे हमारे साथ, वहां जाके उनको नून लीग की तरफ मोड़ा गया। फिर जब बिलावल साहब ने नाराजगी का इजहार किया तो जाके आईपीपी में शामिल कराए। अब आप मुझे बता दो कि कोई भी बंदा जो है ना, वो खड़े बस में जिसके अंदर इंजन हो न टायर हो, उसमें सफर करना चाहेंगे या चलती बस में? वही बात फिर हमने जाके आजाद कश्मीर में ये कहा कि खुदारा आजाद कश्मीर के इलेक्शन को इसी तरह समझ रहे। बहुत सारे लोग जैसे नून लीग के, मुझे नहीं सुना कि अपना सेनेटर साहब ने क्या बात की है कि आजाद कश्मीर तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। क्या इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में हुकूमत की मशीनरी जो है ना वो फ्रीज नहीं होता है? क्या वो सारे अदारे इलेक्शन कमीशन के माताहत नहीं होता है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जो भी होता है निगरान सेटअप हो, या जो आजाद कश्मीर का सेटअप है? फिर उसके बाद जाके एक दिन पहले मरियम बीबी स्टेज पे खड़े होके बाप बेटी जिस तरह वो कहते हैं, आप खुशखबरी सुनाओ, आप खुशखबरी सुनाओ। और भाई कोई रेवड़िया है? कहां है खरीदने के लिए? आप तो खरीदने की मास्टर है, ब्रीफ केस लाके जजों को भी खरीद रहे। अभी जाके जीबी में जाके अपना आजाद कश्मीर जाके स्टेज पे लोगों को इस तरह खरीदने की बात कर रहे हैं। और फिर इन सारी चीजों को एक तरफ रख के क्या ये जो इलेक्शन कमिश्नर मंदोखेल साहब आज पर मंदोखेल साहब, फिर आप इन्हीं के साथ हुकूमत क्यों बना लेते हैं? आज शर्जील मेमन साहब ने भी कहा ये फॉर्म 47 वाले, इन्होंने पंजाब में भी और वफाक में भी इक्तदार पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन वो तो आपकी सहूलतकारी से हुआ हुआ है ना, आपने वोट दिया शहबाज शरीफ साहब को। अच्छा सवाल किए, बिल्कुल बेहतरीन सवाल किए। मैं आपको दाद देता हूं, शहबाज शरीफ साहब को जारी बात है घर में कोई नहीं पूछता था। हमने 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनाए। हमारी जो सियासी को मजबूरी को, जमहूरी जो मजबूरी को, हमने 24 के इलेक्शन में जब पीटीआई को ऑफर किए, जो सबसे बड़ी पार्टी थी, वोट की आजाद थी, उन्होंने हमारे ऑफर को टकरा दिए। हमारे पास क्या रास्ता था कि या तो हम नून लीग को न चाहते हुए भी सपोर्ट करते, या हम जाके नहीं बैठते। जब नहीं बैठते तो असेंबली खड़ी नहीं हो सकती थी, हुकूमत कायम नहीं हो सकता था। क्या दोबारा इलेक्शन फॉर्म 47 के तहत नहीं होता, इससे ज्यादा बदतर होता। तो मजबूरी में हमने नून लीग के साथ बार कोशिश करने के बावजूद कि आप हुकूमत में शामिल हो जाए, हम नहीं हुए। आईनी होते हमने जरूर लिया बगैर इख्तियारात का। अगर सिंध का गवर्नर नून लीग का है तो क्या सिंध हुकूमत का वही सरदार है? अगर पीटीआई का सूबे में हमारा गवर्नर है पख्तूनख्वा में, तो क्या हम हुकूमत की सरदार है? जरदारी साहब तो पहले 10 ओवर में अपने इख्तियारात सारे दे चुका है, 58(2)BK वगैरह वगैरह सारे इख्तियारात। तो मैं ये समझ रहा हूँ। फिर अतर काजमी साहब, आपको भी ज्यादा अच्छी तरह पता है, क्या नवाज शरीफ साहब ने अपने छोटे भाई को ब्लैकमेल करके अपनी बेटी को वजीर आला नहीं बनवाया? क्या उन्होंने अपनी समधी को नायब वजीर आजम, वजीर खारजा ब्लैकमेल करके नहीं बनाया? क्या उन्होंने अपनी बचपन के दोस्त ख्वाजा आसिफ को बवाया बांजी वजीर नहीं बनाया, वफाकी वजीर? हम आईनी ओहदे भी नहीं लेते, हम ऐसी फ्री में इनको देते। इनके बारे में तो कहा जाता है ये मजबूर थे, पहले उनका कट गया था ना, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने पहले 2 दफा बोला है, वो बीच में उनका कट गया था। मैं कादर मखंदम आप ही बोलते रहे जैसे बोल रहे हैं। नहीं, आप भूल गए आजाद कश्मीर का इलेक्शन। आप हमें मत सिखाएं कि हमारी जमात में क्या होना है, अपनी बात करें कि आप इलेक्शन हार गए हैं, वो बात माने नहीं। पर वो जो इल्जाम लगा रहे हैं भट्ट साहब, आप बताएं ना। वो हमारी जमात है, हम जो मर्जी करें, नथिंग टू डू विद इट। वो जो धांधली का कह रहे हैं, धांधली इनकी हुकूमत है। वजीर आजम कौन है आजाद कश्मीर का? फैसल राठौर। वो किस जमात का है? पीपल्स पार्टी। तो फिर पर वो इलेक्शन कमीशन के आगे ना, नीचे इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन करा रहा है वो आजाद है। लोगों को उसके सामने जो गलत हो रहा है वहां वो रोक रहा है। इन लोगों ने वो थैले भर के, कौन जा रहा था जो पकड़े? पीपल्स पार्टी के लोग थे ना। इलेक्शन कमीशन वो जो इलेक्शन के लोग लेके जा रहे थे थैले, आपने देखा है? वो देखा था ना, मीडिया पे चला था। हाँ, तो यही है ना। तो आप इलेक्शन आ रहे हैं भाई। देखे, एक बात याद रखें, इस तरह के बयान देने से आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप हुकूमत आपकी नहीं है, आप अब इलेक्शन हार गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आवाम को
आप जाके 6 महीने में कुछ देते हैं, कुछ बताते हैं, शायद आपको वोट देते हैं। अभी ये कह रहे हैं जी रियासत से हम सवाल करते हैं। भाई बिलावल भुट्टो साहब, आप अवाम से सवाल करें जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया। अवाम वोट देगी तो आप हुकूमत में आएंगे ना। जब अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको 4 सीटें मिली, हमें 9 सीटें मिली, अभी और इलेक्शन रहता है, आप सब्र करें। अगर यही काम आपने करना है कि ना मानूं, तो फिर आप मुझे बताएं कि एक प्रोसेस को आप खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ऐसे बयान देते हैं कि जो इस आजाद कश्मीर के हालात को बेहतर करने की बजाय मजीद खराब कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी वो जो जम्मू कश्मीर है उस जैसे हालात, यार व्हाट इज दिस? नहीं, पर वहां पे एहतजाज वगैरह तो हो रहा है ना, मसला है उसको सियासी तौर पे बेहतर तरीके से हल करना है। वो एहतजाज जो हो रहा है वो एक कलादम एक्शन कमेटी है जो कहती है, वो उन्होंने 38 मुतालबात रखे थे, 35 उनके मानेंगे। अब वो मुतालबा कर रहे हैं जी 12 सीटें खत्म करें, और कई दफा बिलावल साहब जलसे में कहते थे वो ठीक कहते हैं। भाई इस तरह की आप सियासत क्यों कर रहे हैं? अब आपको ये पता चलता है कि जी हम हार जाएंगे 12 सीटों में भी। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में मियाँ साहब को कश्मीरी पसंद करते हैं, वोट देंगे, अगर वो हम सीटें जीतेंगे, आप कोशिश करें आप भी जीते। लेकिन इस तरह का माहौल बनाना, जैसे पीएम साहब ने इनको गिलगित बल्तिस्तान में, अब कैसे भी इन्होंने, मैं कहता हूं कि आप हमें कहना कि ब्लैकमेलिंग हुई ना फिर एक किस्म की, कि जी बजट नहीं पास होगा, आप हमें गिलगित हुकूमत दे दें। मैं आज कह रहा हूं तो आप आजाद कश्मीर में इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी ना, हम इस तरह करेंगे। आप अवाम के पास जाएं, अगर आपको अवाम वोट दे तो आप जरूर जीतेंगे, अगर नहीं अवाम वोट देगी तो फिर आप रिजेक्ट हो जाएंगे और अवाम का फैसला आपको मानना पड़ेगा। अच्छा एसआर राणा साहब, जिस तरह अभी भट्ट साहब भी कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में शायद जो है नून लीग ने उतनी तवज्जो ना दी हो, लेकिन यहाँ पे तो मियाँ साहब खुद भी गए, मरियम बीबी गई, दीगर इनके लोग गए, जलसे हुए, तकारीर हुई, उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब भी गए, दोनों पार्टियों मैं अभी जरा नून लीग के बारे में पूछ रहा हूँ कि वो दोनों गए, पर इधर आप लोग जीते हैं ना, तो मैं वो वजह जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वो उधर जाके कहा जिसकी वजह से लोग कन्विंस हुए। तो जी राणा साहब, ये जो मियाँ साहब ने इस दफा थोड़ी ज्यादा तवज्जो दी टिकट्स वगैरह के मामले में भी, क्या उससे नून लीग को फायदा हुआ है? एक तो देखें, भट्ट साहब की ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि पीपल्स पार्टी को कोई हक नहीं है कि वो इनके खानदान की कि जी वो वजीर बन गया, वो हो गया। अब तो माशाल्लाह हमजा साहब भी बरसरे रोजगार हो गए, 6ठे फ्लोर पे उनका भी कमरा बन गया है। तो शाही खानदान के लोग फारिग अच्छे भी नहीं लगते, तो ये किसी को हक नहीं होनी चाहिए। भट्ट साहब ने बिल्कुल उसी तरह जैसे मरियम औरंगजेब ने कहा था ना कि हाँ भाई लिया है तैयार है, फिर बिल्कुल भट्ट साहब ने वही कहा है। तो ये मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री कर। दूसरे मंदुखेल भाई ने कहा कि जी हमें तो आईनी ओहदे हैं, तो बलूचिस्तान में तो मखलूत हुकूमत नहीं है मेरे ख्याल है दोनों की, तो वहां से अलग हो जाए, चलें बाकी आईनी ओहदे तो छोड़ दें और बाकी चीजों को तो आप वो कर दें। और आज भट्ट साहब जो कह रहे हैं ना कि जो अवाम ने फैसला दिया है उसे मानना चाहिए, क्योंकि भट्ट साहब वगैरह ने भी 8 फरवरी का फैसला अवाम का मान लिया था। तो इनका कहना तो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक प्रेसिडेंट इन्होंने बना दिया कि 8 फरवरी को अवाम ने जो फैसला दिया था वो उन लोगों ने मान लिया था और उस इन्होंने तस्लीम कर लिया था। अब आ जाए कश्मीर की तरफ। देखिए ये बात कहते हुए मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक छाप ये बनी कि ये कश्मीर पंजाब ने लड़ा है और पंजाब ने जीता, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इसमें शामिल नहीं थे। पंजाब की वजीर आला बैठी हुई थी, उनके वालिद मोहतरम बैठे थे, उनकी मशीनरी बैठी थी, उनकी बसें थी और 16,000 पुलिस एहलकार पंजाब के थे जो वहां पे मौजूद थे। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई कहीं पे किसी को फतह करने के लिए किसी इलाके को पूरी लश्करकशी की गई है। और रही इलेक्शन कमीशन की बात, तो इलेक्शन कमीशन को जो सीएम केपी के है उसका बयान हरिपुर इंतखाबात के हवाले से नजर आ सकता है। मरियम की 10 बसें, मरियम का सीएम के तौर पे वहां बैठना और पहले ही ऐलान कर देना कि पापा आप करें, नहीं बेटा आप करें ऐलान, वो नहीं नजर आएगा। तो इससे एक बात आप बिल्कुल क्लियर समझ लें कि इस सिस्टम के को डिजाइन ही ऐसे किया गया है जिसमें आप चीख सकते हैं, रो सकते हैं, फैसला जो हो गया वो ही रहना है, वो चेंज नहीं हो सकता। और अतर साहब बस एक जुमला कह के आप फिर भट्ट साहब की तरफ जाइएगा। मैं बतौर सहाफी मेरी ये फीलिंग है कि पाकिस्तान में जहां मुआशी बुहरान आया, सियासी बुहरान आया, वहां सबसे बड़ा बुहरान इखलाकी बुहरान आया, जिसमें लीडरशिप इखलाक से आरी हो गई और उसने ये तय कर लिया कि हम जो भी कहेंगे इस पे हमें कहीं शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए।
मिसाल के तौर पर मरियम साहिबा ने तकरीर की बड़ी मशहूर, जो अभी पिछले दिनों के, जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं, हम जो वादे करते हैं करके दिखाते हैं। तो ये पंजाब में किसने वादा किया था कि आप लोगों सो के उठेंगे तो बिल किसी और ने दे दिया होगा, या 300 यूनिट तक फ्री हो जाएगा, या क्या कहते हैं आवाम के लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। यहाँ पे 17 अरब के करीब तो आपको सब मोटरसाइकिल वालों से चलान पे इकट्ठे कर लेते, वो चीखते रहे, रोते रहे, मरते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो फिर कश्मीर में जो कुछ हुआ है, पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त करना चाहिए। वो बराबर की शराकतदार है। ये झूठ है कि जी हम सिर्फ आईनी ओहदे लेके बैठे हुए, और तो आप तो सियाने हैं उनसे बहुत ज्यादा, कि आपने वो ओहदे लिए हैं जो मुस्तकिल हैं, सदर मुस्तकिल, चेयरमैन सेनेट मुस्तकिल, गवर्नर सारे मुस्तकिल। आपको और क्या चाहिए? आपको सब कुछ मिल गया। आप ये ना सुनाए कि जी हम मजबूर। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक मुझे लेने का कह रहे हैं तो ब्रेक, फिर आपका जवाब ले लूंगा ब्रेक के बाद। छोटी सी एक ब्रेक जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। बट साहब फिर मैं मदखैल साहब की तरफ जाऊंगा, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। राना भाई साहब की बातें सुनता हूँ, इनके ऊपर नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून ऐसे सवार है, इनसे पूछे ना कि वो रोड किधर जा रहा है, कहेंगे ये उधर जा रहा है जिधर जाती उम्र है, ये मुस्लिम लीग नून वालों का उधर जा रहा है। इनको चाहिए कि ये पीटीआई ज्वाइन कर दें। मेरे भाई जब इस तरह आप ये आपके के बतौर साफी वो एनालिसिस करते हैं, वो एक ही बात करते हैं, हाय नवाज शरीफ शुरू होते हैं, नवाज शरीफ से खत्म होते हैं, मियाँ साहब आगे, कोई ऐसी बात तो नहीं की। इनके आप पूरे निकाल लें, इन्होंने स्वयं मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा साहब के अलावा कोई बात ही नहीं की। तो ये मेरा ख्याल है या तो पीटीआई में आ जाए, या बतौर साफी अगर वो समझते हैं कि वो इस तरह की साफत करके कोई दरमियाना रास्ता इख्तियार कर रहे हैं तो वो नहीं है साफत। उन्होंने तो कहा पीपल्स पार्टी भी बराबर की शराकतदार है। नहीं, पीपल्स पार्टी देखिए, वो वाली बात उनकी ठीक है, वो वाली बात ठीक है। ये हमें एक क्रेडिट दें कि जितनी हम सियासी जमातें हुकूमत में शामिल हैं, जो जिस तरह की दहशतगर्दी के हालात और पाकिस्तान डिफॉल्ट तरफ चले जाता, हम लोगों ने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ पीपल्स पार्टी को भी, एमकेएम को भी, जिन्होंने मिल के हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया और अपने बयानिया हमने साइड पे कर दिए। पहले पाकिस्तान, ये सालाना साहब आपसे भी कह रहा हूँ प्लीज, पहले पाकिस्तान बाद में हम है। इस चीज को अगर आप मद्देनजर रखें तो बहुत सी चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है जी मंदोखेल साहब, अब आगे क्या देख रहे हैं? इसलिए कि ये तो पहला मरहला था इंतखाबात का, और बहुत सारे लोग भी ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए, स्पेशली नून लीग के दोस्त, कि अभी मजीद सीटों के ऊपर इलेक्शन होना है। अभी तो सिर्फ 13 सीटों पर हुआ है, हो सकता है कि आगे आपकी मेजोरिटी बन जाए। देखिए, मैं इन 3 मरहलों का मैं मुखालफत कर रहा था, क्योंकि माजी में पाकिस्तान के अंदर सूबाई और कौमी असम्बली एक दिन में नहीं हुआ करती थी, तो उससे असर पड़ जाता था। लेकिन अब मैं कहता हूँ ठीक है, कश्मीर में अच्छा हो गया जो 3 मरहले थे, क्योंकि पहले मरहले में इनके सारे दांधली और सारे जो करतूत है वो सामने आ गया। अब सारा नशा बता रहे 13 हल्कों के लिए 16,000 पुलिस वाले, और पुलिस में सारे वही बदमाश गुंडे भेजे होंगे, शरीफ पुलिस वाले तो भेजे नहीं होंगे, वही जो देखते ही लोगों को गोली मारते वो भेजे होंगे। तो आप मुझे बताओ, तो खुद इस चीज की निशानदेही नहीं है कि आपने पहले मरहले में, मैं तो सवाल कर रहा हूं बार बार मीडिया के सामने, क्या फर्क पड़ता है? क्या आजाद कश्मीर का वज़ीर आज़म जमात इस्लामी का हो जाए, जीओआई का हो जाए, पीटीआई का हो जाए, पीपल्स पार्टी को, जरूरी है कि इन जाके फॉर्म 47 की जो ना वो लोगों को आपने देना है? आपने कश्मीर कास को नुकसान पहुंचाया है। खुदा की कसम कर रहा हूं, कश्मीर के वज़ीर आज़म से हमें कोई तारे नहीं लग जाते, लेकिन आपने कश्मीर की कास को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन मैं वो सोच रहा हूं अतर काज़मी साहब, अगर अगले 2 फेज भी इसी तरह ड्रामाबाजी के जरिए जो ना वज़ीर आज़म ला देती है आजाद कश्मीर में, ये 4 दिन चला सकेगी? आप मुझे बताओ। मैं कहता हूँ ये कश्मीर का इलेक्शन जो ना इनके लिए कब्र साबित होगा, बाकी वफाक और सूबे की हुकूमत के लिए ये इनका ये धड़म तख्ता होगा। और फिर दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो बातें कर रहे हैं, सुर्खी पाउडर जो लाहौर को लगाए और अरबों रुपए के तरक्याती का, वो तो एक बारिश की नजर हो गई। वो जो ताने थे 17 मोटरवे आपने सेंट्रल पंजाब में बनाए, सिंध जो आपको 70% रेवेन्यू देते, आपने तो एक मोटरवे नहीं दिए। बलोचिस्तान जो खूनी रोड है जो बंद पड़ा हुआ है, आज भी
हमें मजबूरी में किसी मैच की वजह से हमें जहाज में जाना पड़ता है। गरीब आदमी तो हर आदमी जहाज में नहीं जा सकता है। वहां 4 वज़ीर आज़मों ने इफ्तिताह किए, 4 साल हो गए और अभी 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने बोला 2 दिन मजीद 2 साल मजीद लगेंगे। तो मैं ये कहूंगा, खुदा का वास्ता, आप जनूबी पंजाब को भी पाकिस्तान समझ ले, आप सिंध बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा को भी पाकिस्तान समझ ले। ये सेंट्रल पंजाब, ये लाहौर पाकिस्तान का नाम नहीं है। और फिर अब गंदम, अब कुछ दिन पहले जो एक न्यूज आई थी किसी चैनल पे, बड़े चैनल पे, कि उन्होंने कहा कि पंजाब से गंदम स्मगल करते हुए सिंध पकड़ा गया है। अरे बाबा, आइन का आर्टिकल 151 ये कहता है कि कोई सूबा किसी चीज पे कदम नहीं लगा सकता है। तो सिंध ईरान का हिस्सा है कि अफगानिस्तान का हिस्सा है? और अगर सिंध ने कराची से कंटेनर जाते हुए पाबंदी लगा दी, फिर क्या होगा? अगर बलूचिस्तान ने जाते हुए पाबंदी लगा ली, फिर क्या होगा? पख्तूनख्वा ने बिजली देने से इनकार कर दिया, फिर क्या होगा? क्यों ये ऐसी हरकतें, जाग पंजाबी जाग की हरकतें? और मरियम बीबी लाहौर में खड़ी होती है, मैं पंजाबी हूँ, कश्मीर में खड़ी होती है कि मैं कश्मीरी हूँ। ठीक है, वो अच्छा, मंदखेल साहब जरा मुझे ब्रीफली बताइएगा, अगले जो मराइल हैं उनमें हिस्सा तो लेगी ना पीपल्स पार्टी? ये आवाज कट के जरा दोबारा बोले प्लीज। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मैं वो अर्ज कर रहा था कि भट्ट साहब भी पूछ रहे हैं कि अगले जो मरहले हैं इलेक्शंस के, उनमें पीपल्स पार्टी हिस्सा लेगी अगले 2 मरहलों में? देखिए, मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अच्छा हुआ कि 3 मरहले में, वरना पहले मैं मुखालफत कर रहा था। अब लाइमल यकीनन पीपल्स पार्टी तय करेगी, बिलावल भुट्टो सब तय करेंगे। अगर आपने अगले 2 मरहले भी इसी तरह कराना है तो उसके लिए यकीनन पीपल्स पार्टी को रास्ता तो इख्तियार करेगी। इस तरह जो ना आंख बंद करके ये पटवारियों के इलेक्शन तो हम न मानेंगे ना उसके ऊपर करेंगे, यकीनन हम रुकावट तो बनेंगे। अब देखिए पार्टी की आदत क्या फैसला। ठीक है, चलें, स्मूथ नहीं जाने देंगे। मैं जरा राणा साहब को भी शामिल करूं। राणा साहब, पीटीआई ने इसका बाइकआउट किया और अक्सर पाकिस्तान में कहा जाता है जी इलेक्शंस बाइकआउट करने का बड़ा नुकसान होता है, ऑल्दो कि मैं इससे एग्री नहीं करता, इसलिए कि बार बार 1985 के इलेक्शन की मिसाल भी दी जाती है, लेकिन जो आगे 88 में इलेक्शन हुआ था वो भी अगर फ्री एंड फेयर होता तो शायद उतना नुकसान नहीं होता। उसके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट तक चीजें गई, उस जमाने में जो आईजीआई बनी, उसके बाद जो मामला चले वो भी हमारे सामने। पर एनीवे, आप क्या समझते हैं कि इन इंतखाबात में पीटीआई का शिरकत ना करना उनका वाइज सियासी डिसीजन था या गलती थी? देखें, एक बात आप समझें कि एक तरफ हो रहे हैं ये इलेक्शन, एक तरफ कुछ और भी हो रहा है जो बावजूद हम गैर मुल्की मीडिया दिखा सकता है, हम बात इतनी नहीं कर सकते। तो जो नेशनलिस्ट हैं वो तो कहीं और खड़े हैं, कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और रिएक्ट कर रहे हैं। आज पीटीआई अगर ये इंतखाबात का बाइकाट कर लिया तो उसने मुस्तकबिल की अपनी सियासत जिंदा कर ली। आज वो लोग उन लोगों को नहीं भूलेंगे जो इस मुश्किल मौके पे उनके साथ रहे। ये बात आप मेरी याद रखिएगा। और पीटीआई ने इंतखाबात ना लड़के एक और चीज की, अगर पीटीआई लड़ी होती तो आज ये रोना जो बिलावल साहब रो रहे, पीटीआई रो रही होती और ये दोनों अपनी जगह पे सेटिस्फाई होते। कम से कम आज ये दोनों जमातें एक्सपोज हो गई ना एक दूसरे के सामने। जो बात पीटीआई कह रही थी एक अरसे से, आज पीपल्स पार्टी कहने पे मजबूर हो गई है। जो बात पीटीआई एक अरसे से कह रही थी कि एक जमात को नवाजने के लिए सिस्टम के अंदर पता नहीं क्या क्या कुछ हो गया है, वही बात है पीपल्स पार्टी कह रही है। तो पीटीआई ने इंतखाबात ना लड़के को घाटे का सौदा नहीं किया। ये इंतखाबात वैसे ही पहले मरहले पे ही जो कंट्रोवर्शियल हो गए, तो बाकी 2 मरहले क्या रह जाएंगे। और ये बंदूखेल साहब की गलतफहमी है। बंदूखेल साहब सुन लें, ये जो आप कह रहे हैं ना कि अब हमें समझ आ गई इन्होंने क्या किया, अगले में नहीं करने देंगे। फाफेन की रिपोर्ट है कि धांधली के जो पहले थे ना तरीके जो लिखे हुए गए थे कि ये धांधली के तरीके हैं, वो पता नहीं 130 थे। पिछले इंतखाबात में 186 नए आ गए थे। आप कहाँ रोकेंगे? और भाई दामन पे कोई चीट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो के करामात करो। भाई यहाँ पे तो धांधली भी करामात की तरह हो रही होती है। आप किसको कहाँ रोकेंगे ये छोड़ दें। लेकिन इस बस एक जुमला इस इंतखाबात से ना काजमी साहब, मैं ये समझता हूँ कश्मीर का को बहुत नुकसान पहुंचे। ठीक है भट्ट साहब, मेरे पास टाइम की कमी, जरा आप ये भी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा और साथ ये भी बता दें, पीटीआई लाहौर में पिंडी में जलसों की इजाजत मांग रही 5 अगस्त को, देगी नून लीग की हुकूमत? पहले मैं इसार राना साहब की बात, ये टाइम की कमी, मैं एक ये गैर जमहूरी तरीके और उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन में हर जमात को हिस्सा लेना चाहिए। इलेक्शन छोड़ना ये मतलब है कि आपने
अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। आप पीटीआई का नाम जिक्र नहीं है ना, इन्होंने इसलिए किया कि ये बलूचिस्तान में हार गए, इनको एक सीट नहीं मिली। ये कहते थे हमारे जितने जवान है 25 साल से ज्यादा उम्र के वो सब वोट देंगे पीटीआई को। क्या निकला? कुछ नहीं। इन्होंने इसी खौफ से ये छोड़ दिया। इनको ये इलेक्शन लड़ना चाहिए था। और दूसरी बात है कि बिल्कुल एहतजाज करें, उनका हक है, जलसे की इजाजत नहीं। लेकिन अगर वो एहतजाज करने हैं जो पहले किए थे, गन्ने भी उठाई थी, पुलिस वालों को जख्मी भी किया था, उनको शहीद भी किया था, जमहूरी तरीके से जमात इस्लामी ने भी एहतजाज किया। करें, दरखास्त दी है ना जलसे की, वो लाहौर के डीसी साहब की कुर्सी पे आगे पीछे हिल रहे थे। लाहौर में इनको इजाजत मिली, आप याद करें, जलसा इन्होंने किया ना, वहां लोग नहीं आए। अब अगर ये दरखास्त आते थे कि लोग बंदे भी लेके आए तो उसमें हम गौर कर सकते हैं कि बंदे भी आप प्रोवाइड कर देंगे। देखे ना, यही रह गया ना, बाकी तो कुछ नहीं रहा। आप करें। कादर खान, बंदोखेल साहब, राना साहब, भट्ट साहब, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।